अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑफिसर्स ओडेसी एकेडमी। आई एम जुनैद अहमद ज़ईन और आज का हमारा लेक्चर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है जो वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए है कि वोकेबलरी को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि वोकेबलरी का टेक्निक क्या है। कुछ लोग चार्ट्स बनाते हैं, कुछ लोग स्टिकी नोट्स बनाते हैं, लेकिन वोकेबलरी बनाने का ये तरीका है नहीं। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द टेक्निक्स के वोकेबलरी को किस तरह हम इम्प्रूव करते हैं, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये वोकेबलरी है क्या, और उसके बाद हम लोग इसको इम्प्रूव करने की जो टेक्निक्स है वो पढ़ेंगे, देखेंगे कि वोकेबलरी किस तरह इम्प्रूव की जा सकती है और करना है या नहीं करना, और सोर्सेज कौन से हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। आप लोगों ने जो करना है आज के लेक्चर के बाद वो ये करना है कि टेक्निक्स मैं बताऊंगा, आपने करना है प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये सारी चीज़ें खुद ब खुद, जितनी भी चीज़ें मैं सिखाऊंगा वो सारी चीज़ें आपकी एक्टिव मेमोरी में आ जाएगी और इंशाल्लाह आपकी वोकेबलरी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो सीएसएस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीएसएस के लिए हो, चाहे वो पीएमएस के लिए हो, या बाकी जिस तरह एफपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, या बाकी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं। उन सब में जो इंग्लिश का सेक्शन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश के सेक्शन में वोकेबलरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सॉलिड मार्क्स होते हैं और इसके क्वेश्चन लाजमी आते हैं। सो ये वोकेबलरी लाजमी है कि बंदा इम्प्रूव करे, लेकिन किस तरह इम्प्रूव करे, तरीका क्या है, और वो भी एक ऐसा तरीका कि उसके बाद करने के बाद फिर आपकी जितनी भी वोकेबलरी है, वर्ड्स है, वो आपके फिंगर टिप्स पे हो और आप कभी भी वो वर्ड्स ना भूलें। सो आगे मूव करते हैं। सबसे पहले वोकेबलरी और डिक्शन को देखते हैं कि वोकेबलरी क्या है और डिक्शन क्या है। पहले इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद मूव करेंगे कि टेक्निक्स क्या होंगे। वोकेबलरी देखिए, हम सब ने वोकेबलरी लफ्ज़ तो सुना होगा, लेकिन डिक्शन कुछ लोगों को पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता, आज पता चलेगा कि क्या है वोकेबलरी। क्या है? वर्ड्स होते हैं, वीनो के वर्ड्स जब हम लोग याद करते हैं उसी को ही हम लोग वोकेबलरी कहते हैं, लेकिन डिक्शन में भी वही वर्ड्स होते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वोकेबलरी स्टॉक ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, यानी कि आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो आपने इकट्ठे किए हैं, एक वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, एंड सो इस तरह एक स्टॉक आपने जमा किया हुआ है। ये वोकेबलरी है, जिसको हम लोग अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि वर्ड्स का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। फॉर इंस्टेंस कि मेरे पास है तकरीबन 500 वर्ड्स है, या 100 वर्ड्स है, या 1000 वर्ड्स है, ईटीसी। ये होते हैं न्यूमेरल स्टॉक ऑफ वर्ड्स, और ये एक्टिव मेमोरी में नहीं होते। एक्टिव मेमोरी क्या है, पैसिव मेमोरी क्या है? चले पहले ये देखते हैं कि एक्टिव एक्टिव और पैसिव मेमोरी क्या है, उसके बाद आते हैं वोकेबलरी को समझने के लिए। एक्टिव मेमोरी और पैसिव मेमोरी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, जब आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स में अपेयर होते हैं, कभी कभार वहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर होता है, और सब्जेक्टिव पेपर में आपने चीज़ें लिखनी होती है। आप जब राइटिंग करेंगे, रिटन वर्क करेंगे, तो आप कुछ लिखोगे। उसके बाद जब आप लिखोगे तो चाहे जितने भी आपने वर्ड सीखे हैं, वो वर्ड्स आपके पैसिव मेमोरी में होते हैं, और पैसिव मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हम किसी चीज़ को तो देख देख के वो हमें पता चल जाता है, याद हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ है, ये तो मैंने पढ़ी थी, या ये वर्ड ये मैंने कहीं से पढ़ा था। ये पैसिव मेमोरी में है। लेकिन जब आप खुद लिखने बैठ जाते हैं, जब आप रिटन वर्क करते हैं, तब आप वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। मतलब आपने इंग्लिश के लिए फॉर एग्जांपल 500 वर्ड्स से 500 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स आप लोगों ने याद किए हैं, लेकिन जब आप लिखने बैठ जाते हैं, आप एक पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसमें से आप मुश्किल से कोई 10 वर्ड्स भी यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? ये रीज़न ये है कि ये आपके पैसिव मेमोरी में है। पैसिव मेमोरी ये है कि अगर उस वर्ड के आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाए कि ये ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, आइदर ए, बी, सी और डी, आप इसमें से किसी एक पर टिक करें, तब आपको याद आ जाता है कि अच्छा इस वर्ड का मीनिंग इसके जैसा है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, या ये इसमें इस वर्ड का मीनिंग ये है, या ये है और ये है। ये होता है पैसिव मेमोरी कि चीज़ें तो हमारे माइंड में होती है, लेकिन जब हम उसको यूज़ करते हैं तो हमसे यूज़ नहीं होता। दूसरी इसके अपोजिट पे, इसके पैरेलल पे हमारे पास है एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी क्या है?
एक्टिव मेमोरी में भी वही वर्ड्स होते हैं, लेकिन वो वर्ड्स फिर किस तरह होते हैं, वो हमें याद होता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई 20 वर्ड्स याद किए हो, न्यू वर्ड्स याद किए हो, लेकिन जब हम रिटन वर्क करते हैं, कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो वो 20 के 20 वर्ड्स हमारे राइटिंग में होते हैं। वो 20 के 20 वर्ड्स हमारे राइटिंग में डिपिक्ट होते हैं। लोग देख सकते हैं कि अच्छा इसने ये 20 वर्ड्स याद किए थे और ये इसको यूज भी कर सकता है। ये जो यूजेज हम करते हैं, ये सारा कमाल है एक्टिव मेमोरी का, यानी कि वो चीज़ हमारे मेमोरी के एक्टिव पार्ट में है, पैसिव पार्ट में नहीं है। जो वोकेबलरी हम सीखते हैं, हमारी जो टेक्निक्स होती है, उसके थ्रू हम सीख तो जाते हैं, लेकिन वो पैसिव मेमोरी में होता है। देखिए मेमोरी का नेचर क्या होता है कि जब हम चीज़ें याद करते हैं, वो शुरू शुरू में एक्टिव मेमोरी में होते हैं, टाइम गुजरने के बाद वो पैसिव में चले जाते हैं। और पैसिव मेमोरी की चीज़ें अगर हम लोग यूटिलाइज नहीं करते तो वो बिल्कुल हम लोग भूल जाते हैं, वो चीज़ें लॉस्ट हो जाती है। तो करना ये है कि हम लोगों ने अभी ये देखना है कि वोकेबलरी को अगर हम लोग याद भी करें तो वो एक्टिव मेमोरी में हो, वो वर्ड्स हम यूज़ भी कर सकते हो, तभी वो वर्ड्स बेनिफिशियल है, अदरवाइज इट इज़ जस्ट अ फुटबॉल अटेम्प्ट। मूव करते हैं कि वोकेबलरी क्या है और डिक्शन क्या है। पैसिव और एक्टिव मेमोरी मैंने बता दी। अब देखते हैं कि वोकेबलरी किस चीज़ में होती है। वोकेबलरी हमेशा हमारी एक्टिव मेमोरी में होती है, और ये जो हम लोग रटे लगा लेते हैं, क्रैमिंग करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट बुक से, हम लोग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें याद करते हैं, लेकिन जिस टेक्निक से हम लोग याद करते हैं वो हमारे एक्टिव में नहीं बल्कि हमारे पैसिव मेमोरी में वो चीज़ें रहती है। हमें सिर्फ मीनिंग्स का पता होता है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम डिक्शन को देखें तो ये एक अच्छा टेक्निक है। अब डिक्शन क्या है? वोकेबलरी वाज स्टॉक ऑफ वर्ड्स, जबकि डिक्शन है चॉइस ऑफ वर्ड्स। अब चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या है और ये किस तरह वोकेबलरी से डिफरेंट है? जब हमारे पास कोई वर्ड होता है और उसके हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन और भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है थिंक, ठीक है, इसका अल्टरनेटिव वर्ड मेरे पास है कोजिटेट, ठीक है। अब ये जब मेरे पास अल्टरनेटिव चॉइस है, इस चॉइस को हम कहते हैं डिक्शन, यानी कि आपके पास एक सिंपल एक कॉमन वर्ड के जितने अल्टरनेटिव चॉइसेस होंगे, इसको कहते हैं डिक्शन। वैरायटी होती है आपके पास कि आप जब राइट अप करते हैं उसमें आपके पास वर्ड्स की वैरायटी होती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, आपके पास होना चाहिए जब आप रिटन एग्जाम्स देते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ एसए का, सीएसएस के एसए में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम रिपीटिशन ना करें, या हम लोग प्रेसी के पेपर को लेते हैं, या प्रेसी जिस भी एग्जाम में आता है हम लोग उसमें कोशिश करते हैं कि जो वर्ड एग्जामिनर ने यूज़ किया है हम उसको रिप्लेस करें। लेकिन हमारे पास हमने अच्छी तैयारी की होती है, उसके बावजूद हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते कि हम लोग उस वर्ड को रिप्लेस करें, और तब यहाँ पे काम खराब हो जाता है। हम लोग इन्फोर्स्ड वर्ड्स फिर वहाँ पे यूज़ करते हैं जो वहाँ पे फिट भी नहीं हो रहे थे। यही हमारी गलती है। तो इसके लिए वोकेबलरी को इम्प्रूव करना नहीं चाहिए, बल्कि डिक्शन को इम्प्रूव करना चाहिए, जो है ऑप्शन इन वैरायटी ऑफ वर्ड्स। यानी कि एक वर्ड है थिंक है, इस थिंक के आपके पास मल्टीपल और भी वर्ड्स है, आपके पास ऑप्शन है, एक वैरायटी है कि मैं इसको फर्दर किस तरह रिप्लेस करके न्यू वर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ। और इसके वोकेबलरी में ये फ़ायदा है कि ये आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देता है, जबकि वोकेबलरी आपको क्वांटिटेटिव या न्यूमेरल एस्पेक्ट देता है, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट देता है। लेकिन हम लोग एक इस तरह का टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे हम लोग डिक्शन को यूज़ करके हम अपना न्यूमेरिकल वैल्यू भी इंक्रीज कर सके और क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट है उसको भी इम्प्रूव कर सके। डिक्शन एक और अदर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे कॉमन वर्ड्स है, द मोस्ट कॉमन वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग अनकॉमन वर्ड में अनकॉमन वर्ड से रिप्लेस करें, ये भी डिक्शन है। फॉर एग्जांपल कोजिटेट, थिंक है, कॉमन है, सबके लिए है, सबको पता है थिंक है, लेकिन कोजिटेट सबको नहीं पता। अब ये जो कोजिटेट है ये अनकॉमन वर्ड है, और वो रिप्लेस हम कर सकते हैं थिंक के साथ। तो थिंक से हम कोजिटेट रिप्लेस कर सकते हैं। ये है आपका डिक्शन, और डिक्शन के बहुत सारे टेक्निक है। ये वोकेबलरी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, ये बहुत ही बेनिफिशियल टेक्निक है। एग्जाम्पल फर्दर इसके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल
हम लोग सब यूज़ करते हैं अपने ऐसे के आउटलाइन में या कहीं और पे हम लोग यूज़ करते हैं एक वर्ड है, वो है सोल्यूशन। अब एक इशू है आजकल बहुत ही राइज पर है, वो है बलूचिस्तान का इशू। अब जो सोल्यूशन टू बलूचिस्तान इशू हम बार बार यूज़ करेंगे, ये रिपीटिशन है और ये अट्रैक्टिव नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये अट्रैक्टिव भी लगे और हमारे पास इसके फर्दर ऑप्शंस हो, तो हम सोल्यूशन को रिप्लेस कर सकते हैं रोड मैप से। और अगर कोई प्रॉब्लम हो कि बलूचिस्तान इशू के प्रॉब्लम्स कौन से हैं, उन प्रॉब्लम्स के बजाय हम लोग वर्ड कनंड्रम यूज़ कर सकते हैं, हम लोग वर्ड गार्डियंस नॉट यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इम्ब्रोग्लियो यूज़ कर सकते हैं। ये होते हैं डिक्शन की टेक्निक, ये है डिक्शन के जो पावर है वो ये है। फर्दर भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल चीट है, लफ्स चीट के अगर हम लोग देखें हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं। हुडविंक, बैम्बूजल, स्विंडल, बिगॉयल, डिसीव, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे हमारे पास चॉइसेस है चीट को रिप्लेस करने के लिए, और इसी को कहते हैं डिक्शन। कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो सिनोनिम्स हैं। यस, इट इज सिनोनिम, ये सिनोनिम है। हॉडविंक बिल्कुल सिनोनिम है, बेम्बुजल भी सिनोनिम है, लेकिन ये टेक्निक किस चीज़ का है? ये है डिक्शन का। मेरे पास एक चॉइस है। अब किस तरह बिल्ड करते हैं वो मैं आगे जाके बताऊंगा, पहले सिर्फ एग्जांपल देखते हैं। थिंक एक और वर्ड है। अब थिंक के मेरे पास अल्टरनेटिव वर्ड्स है सेरिब्रेट, उसका अल्टरनेटिव है कोजिटेट, उसका अल्टरनेटिव है म्यूज, उसका अल्टरनेटिव है ब्रूड, उसका अल्टरनेटिव है कंटेम्पलेट। इसी तरह हार्डल्स के हमारे पास है, हार्डल्स या ऑब्स्टिकल्स, इसके हमारे पास अल्टरनेटिव वर्ड्स क्या है, फर्दर चॉइसेस क्या है? बोटल नेक है, इम्पेडिमेंट है, हिंड्रेंस है, स्टम्बलिंग ब्लॉक है, बैरियर है, इरिटेंट है। अगर हम लोग अपने एसे में या किसी भी पैराग्राफ में ये तीन जो कॉमन वर्ड्स हम बार बार यूज़ करते हैं, उसके बजाय हम लोग इनमें से कोई एक वर्ड यूज़ करें या दो वर्ड यूज़ करें, तो हमारा राइटिंग बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा। अब ये सारे का सारा है चॉइस ऑफ वर्ड्स, और यही है डिक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अभी वोकेबलरी करना होता तो आप ये सारे के सारे वर्ड अलग अलग याद करते और कोई लिंक ही नहीं होता, आपको पता नहीं होता। चले आज आप याद कर लेते कि बिगॉयल का मीनिंग है चीट करना, लेकिन कभी यूज़ नहीं कर सकते। जबकि जब आप डिक्शन के टेक्निक को समझेंगे उसके बाद चीट के बजाय आप बिगॉयल यूज़ करेंगे, आप स्विंडल यूज़ करेंगे, आप बैम्बुजुल यूज़ करेंगे, थिंक के बजाय आप म्यूज यूज़ करेंगे, कंटेम्पलेट यूज़ करेंगे, और कहीं पे आर्डर्स आ गया तो आप बोटल नेक्स या हिंड्रेंसेस यूज़ कर सकते हैं और करेंगे। सो देखते हैं कि किस तरह करेंगे। अब सेम यही चीज़ें अगर आप वोकेबलरी की टेक्निक से करेंगे, सिर्फ स्टॉक ऑफ वर्ड्स होगा आपके पास, ये कोई 15-20 वर्ड्स होंगे जिनको आप कभी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जब सेम यही हम डिक्शन के थ्रू सीखते हैं, 15 के 15 हम लोग यूज़ कर सकेंगे। अब टेक्निक क्या है, डिक्शन को इम्प्रूव करने का टेक्निक क्या है, इन टेक्निक्स को देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक्निक्स मैं बताऊंगा, बाकी इस पर प्रैक्टिस करना और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना आपका काम। देखिए जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं हम लोग एग्ज़ाम में प्रिपेयर करते हैं, उन सब के लिए एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है प्रैक्टिस। स्पेशली इंग्लिश और मैथ्स के लिए अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप माजरत के साथ आप ये नहीं कर सकते। आप चाहे लाख बुक्स खरीदे, कोशिश करें, याद करें, आप भूल जाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस क्या करें? अब डिक्शन की टेक्निक्स क्या है, मैं टेक्निक्स बताऊंगा, फिर प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद ही करना है। सबसे फर्स्ट पे जो टेक्निक है वो है सिनोनिम्स का। सिनोनिम क्या है? सिनोनिम एक टेक्निक है डिक्शन का। वैसे तो सिनोनिम्स लोग पढ़ते हैं कि हम मानी अल्फाज को सिनोनिम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो सिनोनिम पढ़ते हैं वो फॉर द सेक ऑफ डिक्शन हम पढ़ते हैं। डिक्शन क्या है कि हमारे पास एक वर्ड के मल्टीपल चॉइस हो के बजाय उस कॉमन वर्ड के हम मल्टीपल अदर वर्ड्स यूज कर सके। सिनोनिम क्या है? जब हम सिंपल वर्ड को अनकॉमन वर्ड के साथ रिप्लेस करें, वो हमारे पास सिनोनिम होगा। यहाँ पर मैं उस चीज़ पर नहीं जाता जो एक्चुअली सिनोनिम का मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे मैं जो सिनोनिम बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ डिक्शन को इम्प्रूव करने के लिए मैं बताऊंगा कि डिक्शन को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। सिनोनिम्स के थ्रू आप डिक्शन को इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं कि जितने भी आपके सिंपल वर्ड्स है, कॉमन वर्ड्स है,
मतलब जब आप बैठ जाते हैं बगैर सोचे समझे, जो आपकी नेचुरल इंग्लिश बाहर निकल रही है पेपर पर आप लिख रहे हैं, वो आपके सिंपल वर्ड्स होते हैं। और उन वर्ड्स को अनकॉमन वर्ड से रिप्लेस करना सिनोनिम का एक टेक्निक है। लेकिन वो अनकॉमन वर्ड क्या होना चाहिए? वो एग्जैक्ट इन मीनिंग होना चाहिए, सेम इन मीनिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज तो सारे यूज करते हैं, ये कॉमन वर्ड है और सबको पता है कि सरप्राइज्ड क्या है। लेकिन सेम सरप्राइज का अगर हम लोग एक अनकॉमन वर्ड निकालते हैं तो वो है फ्लेबरगैस्टेड। अब अगर आप सरप्राइज्ड की बजाय फ्लेबरगैस्टेड यूज करते हैं, ये एक अच्छा टेक्निक है। एक तो आपकी इंग्लिश अच्छी लगेगी, दूसरी आपकी जो डिक्शन टेक्निक है वो इम्प्रूव हो रहा है, आपके पास चॉइस ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं। और फ्लेबरगैस्टेड के आपको अलग से मीनिंग देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि ये सरप्राइज को रिप्लेस कर सकता है। सो ये एक टेक्निक। इसी तरह यूजलेस एक वर्ड है, इसको अगर हम लोग रिप्लेस करें तो हम लोग फ्यूटाइल से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, अबॉर्टिव से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सेम इसी तरह पीसफुल एक वर्ड है, उसके बजाय हम लोग सरीन यूज कर सकते हैं। पोर के बजाय हम लोग इम्पोवरिश्ड यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग सोशिएबल की जगह पर ग्रिगेरियस यूज कर सकते हैं। काम एक वर्ड है, उसको भी हम लोग सरीन यूज कर सकते हैं। अब एक इंक्रीज एक वर्ड है, कॉमन वर्ड है, सबको पता है। लेकिन अगर हम लोग इसका एक अनकॉमन मीनिंग निकाले, एक अनकॉमन वर्ड यूज करें, तो वो होगा एग्रेंडाइज। एक और अनकॉमन वर्ड जो कभी आपने नहीं सुना होगा या सुना होगा बहुत कम सुना होगा, वो है अगमेंट। रिच के लिए हम लोग एफ्लुएंट यूज कर सकते हैं, वेल टू डू भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह लेजी कॉमन वर्ड है, इसके लिए हम लोग जो अनकॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं वो है इंडोलेंट या डोरमेंट। इसी तरह एक वर्ड है हमारे पास क्रूल है, क्रूल का जो अनकॉमन वर्ड है वो है कैलवस। इसी तरह टाकेटिव एक कॉमन वर्ड है जो सबको पता है कि क्या है, लेकिन इसका एक अनकॉमन वर्ड है, वो है लोक्वेशियस। अब ये सारे क्या है? ये है सिनोनिम्स। और सिनोनिम्स हम लोग किस तरह पढ़ते हैं? आप लोगों के सिनोनिम्स का तरीका अलग होता है, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा वो बहुत ही डिफरेंट है, और उसी से ही आपकी वोकेबलरी इंप्रूव हो सकती है। ये सिनोनिम्स के बुक्स लेने से या वोकेबलरी के बुक्स लेने से कभी भी वोकेबलरी इंप्रूव नहीं होती। द ओनली वे इज डिक्शन। डिक्शन का एक टेक्निक है सिनोनिम, और सिनोनिम के थ्रू हम लोग किस तरह करते हैं आगे देखते हैं। पहले उसके और भी एग्जांपल्स देखते हैं कि एक वर्ड है सिमिलर, बहुत ही कॉमन वर्ड है, सारे यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी को डिक्शन का पता होगा तो वो सिमिलर के बजाय होमोजीनियस यूज करेगा। अगर कोई डिफरेंट वर्ड है, डिफरेंट लफ्ज बार बार यूज कर रहा है, उसको रिप्लेस करके हेट्रोजीनियस यूज करेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव इंग्लिश लगेगी, इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। इसी तरह सीरियसनेस, फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि इस चीज़ का सीरियसनेस कितना है, तो बजाय ये कि कोई कॉमन बंदा है वो सीरियसनेस यूज करे, यू आर द स्टूडेंट ऑफ कम्पिटेटिव एग्जाम्स, आप एस्पायरेंट्स है, तो एस्पायरेंट को बजाय सीरियसनेस के अगर वो ग्रेविटी यूज करे तो वो दिखेगा कि वाकई ये एक एस्पायरेंट है। इसी तरह डेंजरस एक वर्ड है, उसका कॉमन वर्ड है वो है हैजर्डियस, और अगर कोई इम्प्रूव वर्ड यूज करता है तो उसको अगर वो एमेलियोरेट यूज करे तो बहुत ही अच्छा वर्ड होगा। सो मूव करते हैं अब सिनोनिम्स को किस तरह करें। डिक्शन का टेक्निक तो है, एवरीवन नो दिस के ठीक है, सिनोनिम का टेक्निक ही है, लेकिन हम इसको किस तरह इम्प्रूव करें। वी नो दिस के सिनोनिम इज अ टेक्निक ऑफ डिक्शन एंड एवरीवन एल्स नोज दिस के ये एक अच्छा टेक्निक है, लेकिन इसको करें किस तरह ये आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि सिनोनिम्स के थ्रू हम लोग डिक्शन को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा, वो सोर्सेज कौन से हैं आप ये सोर्सेज नोट करें। वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज इज ऑक्सफोर्ड थिसॉरस। थिसॉरस क्या है? थिसॉरस एक बुक है, बुक टाइप है, जिस तरह आपकी डिक्शनरीज होती है जिसमें आपको वर्ड्स की मीनिंग्स मिलते हैं, इसी तरह थिसॉरस बुक्स होती है, और उस बुक्स में से आपको वर्ड के अपोजिट, वर्ड के सिमिलर मीनिंग वाले और वर्ड्स मिल जाते हैं, सेम मीनिंग वाले डिफरेंट वर्ड्स मिल जाते हैं, उसको हम कहते हैं थिसॉरस। तो एक ऑक्सफोर्ड थिसॉरस है,
इसी तरह 1100 वर्ड्स है, और 1100 वर्ड्स एक और बुक है जो बैरन्स पब्लिशर ने पब्लिश की है। ये बुक भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक और अल्टरनेटिव और बेस्ट सोर्स ये है एडवांस्ड वोकैबुलरी फॉर ओ लेवल, रेड स्पॉट की है। रेड स्पॉट पब्लिशर है इसकी, बहुत ही अच्छी बुक है। और अगर एक और सोर्स आपने यूज़ करना है तो वो है सेट या जीआरई की वोकैबुलरीज। कैप्लन पब्लिशर की भी है, बैरन्स की भी है, प्रिंसटन रिव्यू पब्लिशर की भी है। ये डिफरेंट सोर्सेज है जिससे आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर फर्दर भी आपने इम्प्रूव करना है और भी सोर्सेज आपने यूज़ करना है तो फिर है प्रिंसटन रिव्यू पब्लिशर है, इसकी बुक है वर्ड स्मार्ट। सेम इसी प्रिंसटन रिव्यू की एक और बुक है मोर वर्ड स्मार्ट। और अगर ये भी नहीं करना, आपने एक्स्ट्रा करना है, तो एक और बुक है बैरन्स पब्लिशर की, वो है वोकैबुलरी बिल्डर। अब ये करना किस तरह है? सिनोनिम्स के थ्रू डिक्शन को इम्प्रूव करने का तरीका ये है कि आप ये करें कि फॉर एग्जांपल आपकी जो कॉमन वर्ड इंग्लिश है, आप एक लिस्ट बना लें। आप 100 वर्ड्स की लिस्ट बना लें कि मैं ये 100 वर्ड्स मोस्टली यूज़ करता हूँ, यही मेरे सबसे ज़्यादा यूजेज वाले वर्ड्स है। फिर उसके बाद आपने करना क्या है, ये जो मैंने सोर्सेज बताए हैं, इन सारे सोर्सेज में से आपने इन 100 वर्ड्स के एग्जैक्ट वन वर्ड विथ एग्जैक्ट मीनिंग आपने निकालना है कि ये वर्ड है थिंक, एक वर्ड है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट में एक और एग्जैक्ट सेम मीनिंग वाला एक और वर्ड है, वो है कंटेम्पलेट। आपने इसी तरह का एक और वर्ड निकालना है। इसी तरह जितने भी वर्ड्स हैं, 100 वर्ड्स है, आपने हर एक वर्ड का एक एग्जैक्ट और वर्ड एग्जैक्ट मीनिंग वाला एक डिफरेंट वर्ड निकालना है जिसकी मीनिंग सेम हो लेकिन वर्ड डिफरेंट हो। और ख्याल रखें कि वो वर्ड भी वो वर्ड हो जो आपने कभी ना सुना हो ना देखा हो। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, जो वर्ड्स आपने ऑलरेडी आपके यूज़ में है, आपने ऑलरेडी याद किए हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके एक्टिव राइटिंग में है। लेकिन जो वर्ड्स आपने अभी तक ना सुने हैं ना देखे हैं, अगर आप वो वर्ड्स चूज़ करते हैं और उनका एग्जैक्ट मीनिंग वाला वर्ड लेते हैं, उसके बाद जब आप उसको यूज़ करेंगे बार बार, तो वो वर्ड आपके एक्टिव मेमोरी में आ जाएगा। आपने यही करना है कि 100 वर्ड्स का लिस्ट बना देना है और उन 100 वर्ड्स में से एक वर्ड एटलीस्ट हर वर्ड का निकाल के आपने उसको याद करना है। और फिर याद करने के बाद उसी वर्ड के आपने 20 सेंटेंसेस बना देने हैं। अब ये 20 सेंटेंसेस किस तरह होंगे? फॉर एग्जांपल जहाँ जहाँ पे आप थिंक यूज़ करते हैं, आपने खुद को इन्फोर्स करना है, फोर्स करना है कि मैंने आज से ये थिंक यूज़ नहीं करना, मैंने कंटेम्पलेट यूज़ करना है। जब आप 20 सेंटेंसेस यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़, ये वर्ड आपके एक्टिव मेमोरी में आ जाएगा और आपके एक्टिव राइटिंग का हिस्सा बनेगा। कभी भी आप थिंक यूज़ ना करें, क्योंकि जब भी आप लिखने बैठ जाएंगे, थिंक ऑटोमेटिकली नेचुरली आपकी इंग्लिश में वो आ जाएगा। इसके बाद है थिसॉरस का टेक्निक। थिसॉरस नो डाउट एक बुक है, डिक्शनरी टाइप की एक बुक है, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, ये एक सेकंड टेक्निक है। यहाँ पर हम लोग वन वर्ड विद एग्जैक्ट मीनिंग करते थे। ये एक एडवांस टेक्निक है, जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं वो लोग फिर इसको यूज़ करें। सेम उसी तरह 100 वर्ड्स निकाले, 100 वर्ड्स की लिस्ट बना लें किसी रजिस्टर में। अब उन 100 लिस्ट के 5 वर्ड्स निकालें जिनकी मीनिंग सेम हो ओरिजिनल वर्ड की तरह, लेकिन वो वर्ड बिल्कुल न्यू हो, वो अनकॉमन हो, वो अनफेमिलियर हो। देखिए यहाँ पे वोकैबुलरी कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमारा कंसेप्ट शुरू से ही ख़राब बनाया गया है। किस तरह ख़राब बनाया गया है? जब हम बच्चे होते थे तो स्कूल में हर चैप्टर के स्टार्ट में वो हमें पढ़ाते थे कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और फिर यहाँ पे इनके मीनिंग्स बताते थे। हालांकि कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, वो सिर्फ अनफेमिलियर होता है। जब इन्होंने, उन टीचर्स ने शुरू से ही हमारे माइंड में ये बात डाल दी कि ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, तो वो हमें डिफ़िकल्ट लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ पल्क्रूचुडैनुअस। अब ये एक वर्ड है, अभी मैं किसी से पूछूं तो सारे कहेंगे बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब मैं आपको इसकी मीनिंग बता दूं उसके बाद ये आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। इसकी मीनिंग है ब्यूटीफुल। अब अगर सेम वर्ड दोबारा मैं पूछूं
तो सबको पता होगा कि ये ब्यूटीफुल को ही कहते हैं। सो दीज वर्ड्स आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर जस्ट अनफेमिलियर टू अस। इसी वजह से हमें इन वर्ड्स का पता नहीं होता। लेकिन जब तक आप ये माइंड में ना बना ले कि वर्ड्स आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर जस्ट अनकॉमन, दे आर जस्ट अनफेमिलियर टू अस, उसके बाद आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी। सो आपने करना क्या है कि लिस्ट बना देनी है 100 वर्ड्स की, और उन 100 वर्ड्स में से डेली के बेसिस पे आपने 3 वर्ड्स उठाने हैं। उन 3 वर्ड्स के आपने 5 सिनोनिम्स निकालने होंगे, और उन 5 सिनोनिम्स को आपने फिर 20-20 सेंटेंसेस में यूज़ करना है। अब अगर आप इस तरह करते हैं तो आपके डेली के हो जाते हैं 15 वर्ड्स, और अगर आप मंथली इसको करते हैं तो आपके जो वर्ड्स बन जाते हैं वो है 450। अब किसी भी पैराग्राफ में जो कि मुश्किल से 100 वर्ड्स का होता है, आप एक कंप्लीट ऐसे अगर यूज़ करें, शॉर्ट ऐसे लिखे, तो उसमें अगर आपके 450 आपके पास ऐसे अनफेमिलियर वर्ड्स हैं, तो आप खुद गैस लगाए कि वो सारे वर्ड्स आपके यूज़ में होंगे। अगर कोई बच्चा, कोई कैंडिडेट, कोई स्टूडेंट एक पूरी डिक्शनरी याद कर ले, क्रेम कर ले, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी क्यों ना याद कर ले, लेकिन अगर उसमें से वो कोई मुश्किल से 100 वर्ड्स भी यूज़ नहीं कर सकता हो, तो ये डिक्शनरी याद करना फजूल है, उसने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया है। लेकिन अगर आप डिक्शनरी याद करने के बजाय सिर्फ 100 वर्ड्स ही याद करें और उसको यूज़ भी कर सकते हैं, तो दीज 100 वर्ड्स आर फॉर बेटर। जो आपने डिक्शनरी याद की उससे बहुत ही बेहतर है। ये एक सेकंड टेक्निक है डिक्शन को इम्प्रूव करने का। अभी इसी थर्ड टेक्निक पे जाने से पहले इसी टेक्निक को हम लोग सोर्सेज इसके देखते हैं कि इसके कौन से सोर्सेज है, उसके बाद हम लोग थर्ड टेक्निक पे जाएंगे। थिसॉरस के लिए जो सोर्सेज है वो है, एक सोर्स है ऑक्सफोर्ड थिसॉरस, कहीं से भी मिल जाएगी, ये डिक्शनरी टाइप की बुक है। इसके साथ साथ एक और सोर्स है वो है कॉलिंस थिसॉरस। अदर सोर्सेज इंक्लूड पेंगुइन्स थिसॉरस, रोगेट्स थिसॉरस, thesaurus.com, डिक्शनरी ऐप। अच्छा, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, रोगेट्स थिसॉरस तक बहुत ही अच्छा थिसॉरस है, पेंगुइन्स भी अच्छा थिसॉरस है। ये पुराना टेक्निक है। वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, और फिर आप लोग रह रहे हैं 2025 में, और 2025 में एआई का दौर है और स्मार्ट दौर है, स्मार्टफोन्स का दौर है। तो इन बुक्स पर डिपेंड करना ये स्मार्ट वर्क नहीं होगा। स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क ये है कि आप सबके पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। अब इन स्मार्ट फोन्स के थ्रू आप ये सारी चीज़ें अपने फ़ोन में, अपने पॉकेट में घुमा सकते हैं, रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है, थिंक है, ठीक है, वही थिंक है, या कोई प्रॉब्लम है या कोई सोल्यूशन है। अब उस वर्ड को सर्च करने के लिए आप पहले डिक्शनरी उठाते हैं, थिसॉरस उठाते हैं, उसके पेजेस टर्न करते हैं, उसमें चेक करते हैं कि अच्छा ये वर्ड है भी या नहीं है। बजाय इसके जो पुराने लोग इस तरह करते थे, आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, वो है मोबाइल फ़ोन का ऐप। स्मार्टफोन में आप ये थिसॉरस इंस्टॉल करें और उसके बाद उसी में वो वर्ड सर्च करें। आपको एट द सेम टाइम विद इन सेकेंड्स आपको उसके एग्जैक्ट मीनिंग्स मिल जाते हैं, उसके अदर वर्ड्स मिल जाते हैं, उसके सिनोनिम्स के साथ साथ आपको एंटोनिम्स भी मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ इसके मीनिंग्स भी मिल जाएंगे। लेकिन आपके मोबाइल जितने भी स्टोर्स है वो तो इनसे भरे हुए हैं। अब आपने कौन सा यूज़ करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपने जो यूज़ करना है वो है, गूगल पे जाना है या प्ले स्टोर पे जाए, वहाँ पे है गूगल की अपनी डिक्शनरी। गूगल की अपनी डिक्शनरी है, या इसको dict.com भी कह सकते हैं। ब्लू कलर की डिक्शनरी होती है, ये पेड डिक्शनरी है। आपने इसको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल्स में। रीज़न क्या है, इसको क्यों इंस्टॉल करें अपने मोबाइल्स में? इसमें आपको जब भी आप वर्ड टाइप करेंगे, आपको लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स मिल जाएंगे, जिसमें से आपको 20 to 25 वर्ड्स मिल जाएंगे। उसमें से बहुत सारे वर्ड्स इस तरह के होते हैं जिनकी मीनिंग एग्जैक्ट है आपका जो ओरिजिनल वर्ड है, लेकिन बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स भी होते हैं जिनकी मीनिंग्स एग्जैक्ट नहीं होते, वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, इंक्रीज।
ठीक है। अब इंक्रीज के दो सिनोनिम्स हैं, एक है एमिलियोरेट, एक है एग्रीविएट। दोनों में इंक्रीज ही है, लेकिन दोनों के मीनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक अच्छे में इम्प्रूव करना, एक खराबी में इंक्रीज करना, तो दोनों इंक्रीज ही है। जो आपको जो स्टूडेंट्स मिस्टेक अक्सर यही करते हैं कि जो कैजुअल तरीका है, पुराना तरीका है, वो इस तरह ऑक्सफोर्ड थिसॉरस से इसके सिनोनिम्स निकालते थे, और वो सिनोनिम्स निकालने के बाद उनको ये पता नहीं था कि ये जो वर्ड मैं उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ, ये वर्ड यहाँ पे सही यूज़ होता है या नहीं होता। और यही गलती आज के स्टूडेंट्स करते हैं कि वो सिनोनिम्स निकाल लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि मैं जिस वर्ड से इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, क्या वो इसके एग्जैक्ट मीनिंग है, क्या वो यहाँ पे यूज़ हो सकता है या नहीं। लेकिन जब आप ये डिक्शनरी ऐप इंस्टॉल करते हैं, thesaurus.com या डिक्ट या dictionary.com, गूगल की अपनी डिक्शनरी है, जो आप ये इंस्टॉल करेंगे उसमें आपको मल्टीपल मैनी वर्ड्स मिलेंगे। आपने हर एक वर्ड पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करके आपको पता चलेगा कि अगर उसकी मीनिंग उस ओरिजिनल वर्ड के साथ मिलती है तो वो वर्ड आपके लिए ठीक है, और जिसकी मीनिंग नहीं मिलती उसको आप स्किप करेंगे। आउट ऑफ 20 आपने सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ड्स ही लेने हैं। ये 5 वर्ड जब आप लेंगे, फिर इन्हीं को प्रैक्टिस करें। डेली 3 वर्ड्स के 5 सिनोनिम्स ले और उसी को प्रैक्टिस करें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सबने पढ़ा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है कि एक वर्ड है, उसके डिफरेंट तरीकों से यूज़ होता है। कहीं पर वो नॉन यूज़ होता है, कहीं पर वो एडजेक्टिव यूज़ होता है, कहीं पे वो एडवर्ब और कहीं पे वो वर्ब यूज़ होता है। अब आपने जब सिनोनिम्स निकालने हैं तो इस चीज़ की बहुत ही एहतियात से ये काम करना है। वो ये करना है कि जो आपका जो मेजर वर्ड है, फॉर एग्जांपल वो है सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशन आपका मेजर वर्ड है। अब ये सॉल्यूशंस क्या है? फॉर एग्जांपल ये नॉन है, फॉर एग्जांपल ये वर्ब है, या फॉर एग्जांपल ये एडजेक्टिव है, या कुछ भी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये कहीं पे भी फॉल करता है। तो अगर ये नॉन है, आपने जो सिनोनिम्स निकालने होंगे वो लाजमी नॉन ही होने चाहिए। स्टूडेंट्स अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि वो नॉन के जो सिनोनिम्स निकाले होते हैं, इन्होंने वर्ब निकाला होता है, और वो लोग ये चीज़ चेक नहीं करते। जब वो सेंटेंस में इस नॉन को रिप्लेस करके ये वर्ड यूज़ करते हैं और वो एक्चुअल में वर्ब होता है, तो वहाँ से उसका सेंटेंस गलत हो जाता है। आपने यही करना है कि एक तो वर्ड्स वो चूज़ करने हैं जिसकी मीनिंग एग्जैक्ट हो, सेकंड वर्ड्स वो चूज़ करने हैं जिनके पार्ट्स ऑफ स्पीच वही हो, जो आपका जो ओरिजिनल वर्ड है वो जिस पार्ट ऑफ स्पीच में फॉल करता है, ये सिनोनिम्स भी उसी में फॉल करने चाहिए। अदर सोर्सेज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है, कॉलिन्स डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। आप ये सारे सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। ये थे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डिक्शंस। अब डिक्शंस के और भी मल्टीपल टेक्निक्स है, और वो कौन से टेक्निक्स है, वो है उसमें से एक टेक्निक है फ्रेजल वर्ड्स। अब फ्रेजल वर्ड क्या है? सबको पता है कि वर्ब क्या है, एक्शन या स्टेट जाहिर करता है किसी भी सेंटेंस में, और ये इंटीग्रल पार्ट होता है आपके सेंटेंस का। विदाउट वर्ब आपका सेंटेंस ठीक नहीं होता। अब जो वर्ड है वो जब कंबाइन होता है किसी प्रीपोजिशन से या किसी एडवर्ब से, ठीक है, या किसी एडवर्ब से, तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाता है। इस वर्ड ये कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है आस्क इन या आस्क आउट। आस्क इन और एक वर्ड है आस्क आउट। दोनों का जो की वर्ड है, वर्ब है, वो कॉमन है, आस्क है, लेकिन इन लगाने से इसका मीनिंग चेंज होगा और आउट लगाने से इसका मीनिंग डिफरेंट होगा। इन लगाने से इस वर्ड का मीनिंग ये बनता है कि आप अंदर आ जाए, आप दावत देते हैं अंदर आने की और कुछ खाने की दावत देते हैं। लेकिन जब आप आस्क आउट यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि चले बाहर चलते हैं, बाहर के लिए आप दावत दे रहे हैं। सिर्फ एक प्रीपोजिशन चेंज करने से कंप्लीट मीनिंग चेंज हो जाता है। अब ये होता है फ्रेजल वर्ब्स का कमाल। आपने ये करना है कि वो वर्ब्स और प्रीपोजिशन का कंबाइनेशन आपने ये लेना है और इसको याद करना है, और ये बहुत ही पावरफुल टूल है अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का।
अब ये किस तरह करना है? फॉर एग्जाम्पल पहले इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एक वर्ड है पोस्टपोन। इसका अगर हम लोग एग्जैक्ट फ्रेजल वर्ड देखें तो वो है पुट ऑफ। इसी तरह आइडेंटिफाई एक वर्ड है, कॉमन वर्ड है। इसका फ्रेजल वर्ब क्या है? वो है सिंगल आउट या पॉइंट आउट। इसी तरह एक और वर्ड है इंकरेज। इंकरेज सब यूज करता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है एग ऑन। अगर कोई कहता है कि एक्सप्लेन इट, इसके बजाय अगर वो ये कहे कि स्पेल आउट, वो भी सेम मीनिंग ही है, लेकिन वो वर्ड डिफरेंट है, वो फ्रेजल वर्ब है। इसी तरह कन्फर्म का जो फ्रेजल वर्ब है वो है बेयर आउट। और इसी तरह कंटिन्यू का एक फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑन। एबॉलिश का है डू अवे विद। डिस्कस का है टॉक ओवर। कंसिडर का है थिंक ओवर। और इसी तरह डिस्पर्स का है क्लियर अवे। और अपेयर का है क्रॉप अप। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। करना किस तरह है? अच्छा, क्यों पावरफुल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास दो ऑप्शंस है, एक कॉमन वर्ड है। अगर आपके पास आपको ऑप्शन दे दिए जाए कि आपने इसको रिप्लेस करना है, एक साइड पे आपके पास अनकॉमन सिनोनिम है और दूसरे साइड पर आपके पास है फ्रेजल वर्ड, तो कौन सा वर्ड अच्छा होगा इसको रिप्लेस करने के लिए? सबसे पावरफुल टूल इनमें से है फ्रेजल वर्ड। अगर आपके पास फ्रेजल वर्ड भी है और एक अनकॉमन वर्ड भी है तो फ्रेजल वर्ड यूज करना ज्यादा बेहतर है। तरीका क्या है? आपने 50 फ्रेजल वर्ड्स याद करने हैं इसके। डेली के कुछ अपने हिसाब से करिए जितने आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए फ्रेजल वर्ड सिर्फ वो उठाने हैं, वो पिकअप करने हैं जिनकी मीनिंग सिंपल हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पुट ऑफ एक वर्ड है, इसकी मीनिंग है पोस्टपोन। अब ये मीनिंग सिंपल है, कॉमन है, तो ये पुट ऑफ आपने सेलेक्ट करना है। इसी तरह के टोटल 50 सेलेक्ट करने और वो याद करने और फिर उसको यूज करना है सेंटेंस में बार बार। रीज़न क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ कि सिर्फ वही फ्रेजल वर्ड सेलेक्ट करने हैं जिनकी मीनिंग है कॉमन सिंपल, जो आपको पहले से पता हो। रीज़न ये है कि जो वर्ड्स आपको बहुत पहले से ही पता होते हैं, आपके एक्टिव राइटिंग का हिस्सा होता है, उसको आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। इसके जो अनकॉमन वर्ड्स होते हैं या फ्रेजल वर्ड्स होते हैं, आप इसको यूज़ करके जल्दी से ये सारे वर्ड्स पिकअप करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह का फ्रेजल वर्ड ढूंढते हैं जिसका ओरिजिनल वर्ड खुद एक बहुत ही अनकॉमन वर्ड है, आपने पहले कभी सुना ही नहीं है, तो उसको रिप्लेस करना, उसको यूज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डेली के हिसाब से आपने दो करने हैं, दो वर्ड्स करने हैं, और इसके लिए एक अलग से रजिस्टर बना लें जिसमें आप ये वोकेबलरी और फ्रेजल वर्ड इसी टेक्निक के थ्रू करें। अब क्वेश्चन ये है कि फ्रेजल वर्ड करें तो कहाँ से करें? सबसे पहले एक डिक्शनरी है जिसका नाम है पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ इडियम्स। यहाँ से आप कर सकते हैं। जो पहले मैंने आपको बुक बताई थी एडवांस्ड वोकेबलरी फॉर ओ लेवल, इसी के पेज नंबर 210 से लेके 259 के पेज नंबर पर सारे आपको फ्रेजल वर्ड्स मिल जाते हैं। या आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ फ्रेजल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, या जो मैंने इससे पहले आपको एक डिक्शनरी बताई थी सिनोनिम और एंटोनिम की, जो मैंने कहा कि गूगल की डिक्शनरी है dictionary.com। इस डिक्शनरी में आपको सारे एट अ टाइम मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो वर्ड सर्च किया था सोल्यूशन का वर्ड, या आपने यहाँ पर डिस्कस का वर्ड सर्च किया था, तो डिस्कस के सिनोनिम्स के साथ साथ आपको ये फ्रेजल वर्ड्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, dictionary.com ये आप इंस्टॉल करें, पेड डिक्शनरी है। इसको अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको सिनोनिम्स, आपको एंटोनिम्स, आपको फ्रेजल वर्ड्स, आपको ईडियम्स, ये सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि एक और अच्छा सोर्स बता दे जो बुक फॉर्म में हो, तो एक ग्रामर की एक अच्छी बुक है अ प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, एजे थॉमसन और एवी मार्टिनेट की बुक है। ये बुक कंप्लीट आपने नहीं पढ़नी। इसमें एक सेक्शन है, एक चैप्टर है, उस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फ्रेजल वर्ब और उसकी मीनिंग्स है, और वो सारे वो फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनकी मीनिंग कॉमन है, सिंपल है, आसान है। वो पेज नंबर 315 से शुरू होता है। ये बुक आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी। आपने ये बुक डाउनलोड करके इससे जो फ्रेजल वर्ड का सेक्शन है उसको प्रिंट करके आप इसको याद करें, या तो सीएसएस इंग्लिश कंपोजिशन का जो पेपर है वही याद कर लें। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपके पेपर में अक्सर एक क्वेश्चन आता है 5 to 10 मार्क्स का। बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है
के fill in the blanks with appropriate preposition। ये तो सबको पता है कि इन, ऑन, ऑफ, अबाव ये प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज़ होते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉमन है, लेकिन एग्जामिनर कभी भी ये प्रीपोजिशन नहीं पूछते और इसीलिए हम लोग मिस्टेक करते हैं, गलत करते हैं। वो अक्सर फ्रेजल वर्ब्स पूछते हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या है कि एक वर्ब है, उसके साथ प्रीपोजिशन कंबाइन होता है। जिस तरह आस्क है, उसके साथ प्रीपोजिशन इन यूज़ होगा तो इसकी मीनिंग बहुत ही डिफरेंट है और आस्क आउट की मीनिंग उससे भी डिफरेंट है। एग्जामिनर अक्सर यही करता है कि वो फ्रेजल वर्ब्स को इस सेक्शन में पूछते हैं। आप बजाइए कि आप प्रीपोजिशन के रूल्स पढ़े, नो डाउट मैं ये नहीं कहता कि वो ना पढ़े, आप वो पढ़े, लेकिन उससे फॉर बेटर है कि आप फ्रेजल वर्ब्स को प्रिपेयर करें और वो अक्सर फ्रेजल वर्ब्स ही पूछते हैं। तो यहाँ से आपके वोकेबलरी का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, वहाँ यहाँ से आपके फ्रेजल वर्ब्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। सेम इधरी से आपके जो इंग्लिश के स्किल्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वो आपके बेहतर हो जाएंगे। आपके पास चॉइस ऑफ वर्ड्स होंगे। जब आप प्रेसी लिखेंगे आपके पास मल्टीपल चॉइस होंगे। जब आप ऐसे लिखेंगे आपके पास चॉइस ऑफ वर्ड्स होंगे। और जब आपको कोई मुश्किल पैसेज मिलता है उसको समझने के लिए भी आपके पास वाइड रेंज ऑफ वर्ड्स होंगे। तो ये सारे टेक्निक है अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने का। आपने डेली के बेसिस पे ये करना है। आपने ये नहीं सोचना कि आज मैं सिर्फ एक वर्ड या 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स या 5 वर्ड्स कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये देखना है कि एट द एंड आप कितने वर्ड्स कर चुके होंगे। अगर आप 5 वर्ड्स करते हैं, अगर आप मंथ में 450 सिनोनिम्स याद करते हैं, इसी तरह करके कुछ आप फ्रेजल वर्ड्स याद करते हैं, तो ये एट द एंड बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स बन जाते हैं। और वो सारे वो वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही अनकॉमन होते हैं और उससे आप किसी भी टाइप का टेस्ट पास कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से वोकेबलरी का लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप लोग इन टच रहें। इसी तरह की फर्दर वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।